नमस्कार साथियों। इस लॉकडाउन की अवस्था में मुझे पूरा मौका मिल रहा है कि मैं जल्द से जल्द नए वीडियोस निकाल सकूं और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एफआरएसआर नियमों के बारे में अवगत करा सकूं। मैंने अपने पिछले वीडियोस में आप लोगों को सर्विस में विकलांगों के लिए अवकाश नियम, प्रीफिक्स और सफिक्स के साथ हॉलिडेज और अवकाश का कॉम्बिनेशन के नियम और अगर अवकाश समाप्ति से पहले ड्यूटी के लिए बुलावा आ जाए तो उस वक्त किन नियमों का पालन किया जाएगा उसके बारे में मैंने आप लोगों को अवगत कराया था। उस वीडियो को देखने के लिए आप लोग ऊपर दिए हुए इस आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको सीसीएस लीव रूल्स 1972 के नियम 24 और 25 से अवगत कराऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है और इन नियमों से जुड़ी एग्जाम्पल्स हमें आए दिन फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि अवकाश से वापसी के बाद हमारे लिए सबसे आवश्यक कार्य क्या क्या होते हैं और अगर कोई अनऑथराइज्ड एब्सेंस के मामले हो तो उनसे कैसे निपटा जाए और किन रूल्स के अंतर्गत निपटा जाए और भी काफ़ी सारी जानकारियाँ। इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है, पर मैं आप सबसे आग्रह करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिए ताकि इन सब जानकारियों से आपका ज्ञान और बढ़ सके। साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैंने आज तक आप लोगों के लिए जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, आप उन सब वीडियोस को देखकर एफआरएसआर के बारे में अपना ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके और अपने कार्य क्षेत्र में उनका इस्तेमाल करके सही निर्णय ले सके। आप लोग मेरे इस वीडियो को और पिछली वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि यह ज्ञान सिर्फ आप लोगों तक सीमित ना रह के आपके दूसरे कलीग्स तक भी पहुंच जाए। चलिए साथियों, अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। नियम 24, अवकाश से वापसी। अवकाश पर एक सरकारी कर्मचारी उसे दी गई अवकाश की अवधि समाप्त होने से पहले ड्यूटी पर नहीं लौट सकता, जब तक कि उसे प्राधिकरण द्वारा ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाती जिसने उसे अवकाश प्रदान किया है। दूसरा, उपनियम 1 में दिए निर्देशों के बावजूद ऐसे सरकारी कर्मचारी को जिसे सेवानिवृत्ति की तैयारी वाले अवकाश यानी लीव प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट प्रदान किया गया है, उसे इस नियम से अलग रखा जाएगा उस सक्षम प्राधिकारी की सहमति से जिसने उस सेवानिवृत्ति की तैयारी वाले अवकाश पर जाने वाले कर्मचारी की उसके पद के लिए नियुक्ति की थी। अर्थात लीव प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट प्राप्त किए कर्मचारी को अवकाश से वापस किसी भी कारणवश नहीं बुलाया जा सकता। तीसरा ए, एक सरकारी कर्मचारी जिसने मेडिकल सर्टिफिकेट पर अवकाश प्राप्त किया है वह तब तक ड्यूटी पर वापस नहीं लौट सकता जब तक वह फॉर्म 5 फिटनेस सर्टिफिकेट वाले मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं प्रस्तुत करता। नोट, नियम 19 के हिसाब से राजपत्रित यानी गैजेटेड सरकारी कर्मचारी को एएमए द्वारा जारी मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना पड़ेगा। बी, गैर राजपत्रित यानी नॉन गैजेटेड सरकारी कर्मचारियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी जिसके अधीन वह कर्मचारी कार्यरत है, वह प्राधिकारी अपने विवेकाधिकार यानी डिस्क्रेशन से एक पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा साइन प्रमाण पत्र को भी स्वीकार कर सकता है। अर्थात अगर कोई कर्मचारी किसी डॉक्टर द्वारा जारी मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करता है तो उसे एक्सेप्ट करने का डिस्क्रेशन उस अथॉरिटी के पास रहेगा जिसने उस सरकारी कर्मचारी को नियुक्त की है। 4A, जो सरकारी कर्मचारी अवकाश से वापस लौट रहा है उसे किसी विशिष्ट आदेशों के अभाव के कारणवश आदतन या नॉर्मल जिस पद को फिर से ग्रहण करना होता है, जिस पद पर अवकाश जाने से पहले वह कार्यरत था, उसे कर्मचारी फिर से ग्रहण करने का हकदार नहीं होगा। अर्थात जब तक कि कोई स्पेसिफिक ऑर्डर्स ना दिए गए हों, कर्मचारी ड्यूटी पर लौटने के बाद सीधे अपने पद को ग्रहण नहीं कर सकता। बी, ऐसे सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर वापसी की रिपोर्ट उस प्राधिकारी को करेगा जिसने उसे अवकाश प्रदान किया था या फिर ऐसे प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा जिसका उल्लेख उसके अवकाश वाले आदेश में निर्दिष्ट यानी मेंशन था और फिर वह उसके आदेशों की प्रतीक्षा करेगा। नोट, एक सरकारी कर्मचारी जो क्षय रोग यानी ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित था उसे एक फिटनेस प्रमाण पत्र के आधार पर ड्यूटी फिर से शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है जिसमें उसे हल्के कामों को करने की सिफारिश की गई है। भारत सरकार के निर्णय। ट्यूबरक्लोसिस के उपचार के बाद फिटनेस सर्टिफिकेट देने वाला सक्षम प्राधिकारी। संशोधित अवकाश नियमों के नियम 14B 1933 CF नियम 32(2)D के कुछ शर्तों के तहत टीबी से पीड़ित अस्थायी सरकारी सेवकों को 18 महीने तक की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अवकाश देने का प्रावधान करता है। ये नियम हालांकि किसी भी चिकित्सा प्राधिकारी को निर्दिष्ट नहीं करते हैं जिससे एक अधिकारी फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करता जिसे उपरोक्त अवकाश रियायत का लाभ उठाने के लिए वह अधिकारी प्रस्तुत करता अपने अवकाश की समाप्ति पर फिर से ड्यूटी को ग्रहण करने की अनुमति पाने के लिए, यानी
एक कर्मचारी किसी भी चिकित्सा प्राधिकारी को चुन सकता है मेडिकल सर्टिफिकेट देने के लिए ताकि उसे अनुमति मिल सके कि वह अपने अवकाश की समाप्ति पर वापस ड्यूटी को ज्वाइन कर सके। ऐसी स्थिति की जांच स्वास्थ्य मंत्रालय के परामर्श से की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित एक अस्थायी सरकारी कर्मचारी को या तो किसी मान्यता प्राप्त स्वास्थ्यालय के मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज से या फिर एक ऐसे टीबी विशेषज्ञ से जारी फिटनेस सर्टिफिकेट को प्रस्तुत करना पड़ेगा जिसे राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। और ऐसे सरकारी कर्मचारियों को जो शरीर के किसी अन्य भाग के क्षय रोग यानी ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित हैं, उन्हें एक क्वालिफाइड टीबी विशेषज्ञ या सिविल सर्जन से सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहिए। नोट: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के ट्रीटमेंट उद्देश्यवश स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अंतर्गत जिन टीबी संस्थानों को मान्यता प्राप्त होना है, उन्हें भी मान्यता प्राप्त माना जाएगा। दूसरा, पुनः पोस्टिंग आदेश देने वाला सक्षम प्राधिकारी। राजपत्रित अधिकारियों को अवकाश देने के लिए विभागाध्यक्षों को पावर्स डेलीगेट करने के संबंध में एक संदेह उत्पन्न हुआ था कि क्या उस पद पर पुनः पोस्टिंग वाले आदेश, जिस पद पर संबंधित अधिकारी अवकाश पर जाने से पहले कार्यरत था और जिसमें कोई ऑफिशिएटिंग व्यवस्था नहीं की गई थी, उस आदेश को क्या विभागाध्यक्ष खुद जारी कर सकता है या फिर उस अधिकारी को नियुक्त करने वाला सक्षम प्राधिकारी के आदेशों की आवश्यकता होगी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि ऐसा आदेश विभाग के प्रमुख द्वारा स्वयं लिया जा सकता है, भले ही अधिकारी स्थायी हो या ऑफिशिएटिंग। डीजीपीएनटी के निर्देश: नियुक्ति प्राधिकारी को उच्च ग्रेड के हर ऑफिशिएटिंग अधिकारी की नियुक्ति के आदेशों को दोहराना चाहिए जब भी वह अवकाश से लौटकर उसी क्षमता में ड्यूटी फिर से शुरू करता है। हालांकि गैर राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के मामले में जब उच्च ग्रेड में ऑफिशिएटिंग अधिकारी अवकाश से वापस लौटकर उसी क्षमता में ड्यूटी फिर से शुरू करता है, तब उसके लिए औपचारिक नियुक्ति आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात गैजेटेड पद पर उच्च ग्रेड के अधिकारी के लिए उसके अवकाश से वापसी पर उसके अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स को दोहराना जरूरी है, परंतु नॉन गैजेटेड उच्च अधिकारियों के लिए यह आवश्यक नहीं है। दूसरा, ऊपर भारत सरकार के निर्णय के स्पष्टीकरण में यह कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी को, चाहे वह स्थायी हो या ऑफिशिएटिंग, जो प्राधिकारी उसे अवकाश देने के लिए सक्षम है, वह कर्मचारी को उसी स्टेशन में पुनः पोस्टिंग का आदेश जारी करने के लिए भी सक्षम रहेगा अगर कर्मचारी के अवकाश के दौरान उसका पद खाली रहा था। वित्त मंत्रालय के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि डाक और टेलीग्राफ विभागों के सर्कल प्रमुखों इत्यादि, जो कि विभागाध्यक्ष भी हैं, उन्हें ग्रुप बी अधिकारियों को अवकाश की स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार है और साथ ही साथ उन्हें किसी भी वैकेंसीज की पूर्ति की व्यवस्था करने का भी अधिकार होगा जो 4 महीने से खाली पड़े थे, और वह उन मामलों में भी पुनः पोस्टिंग आदेश जारी करने में सक्षम है जहां अवकाश के कारण उत्पन्न वैकेंसीज के लिए ऑफिशिएटिंग व्यवस्था की गई हो। एक संदेह इस बात पर आया था कि क्या सर्कल प्रमुख, जो कि विभागाध्यक्ष भी हैं, वह इतने सक्षम है कि वह किसी राजपत्रित अधिकारी को उनके अवकाश से वापसी पर उन्हें किसी ऐसे पद या स्टेशन में नियुक्त कर सकते हैं जहां से उस अधिकारी ने अवकाश के लिए प्रस्थान नहीं किया था। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस तथ्य के मद्देनजर सर्कल प्रमुख को यह अधिकार रहेगा कि वह राजपत्रित अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र में कहीं भी स्थानांतरित कर सकते हैं और वह ऐसे राजपत्रित अधिकारियों को उपर्युक्त भारत सरकार के निर्णयों और उपर्युक्त महानिदेशक के निर्देश संख्या 2 के संदर्भ में उनके पुनः पोस्टिंग आदेश जारी करते समय उन्हें किसी भी ऐसे पद या स्टेशन पर भी नियुक्त कर सकते हैं जहां से उस अधिकारी ने अवकाश के लिए प्रस्थान नहीं किया था। नियम 25, अवकाश समाप्ति के बाद अनुपस्थिति। पहला, जब तक अवकाश प्रदान करने वाला सक्षम प्राधिकारी अवकाश को नहीं एक्सटेंड करता, एक सरकारी कर्मचारी जो अवकाश समाप्ति के बाद भी अनुपस्थित रहता है, वो इस तरह की अनुपस्थिति के लिए कोई अवकाश वेतन का हकदार नहीं होगा और उस अवधि को उसके अवकाश खाते में जितनी हाफ पे लीव बची हुई है उससे डेबिट किया जाएगा और जो भी अधिकांश अवधि है उस अवकाश वाली अवधि को एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव से ट्रीट किया जाएगा। अवकाश की समाप्ति के बाद जानबूझकर की गई अनुपस्थिति एक सरकारी कर्मचारी को अनुशासनात्मक कार्रवाई यानी डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए उत्तरदायी बनाती है। भारत सरकार के निर्णय, ड्यूटी से जानबूझकर की गई अनुपस्थिति का कोई भी उपचार अमान्य है। ड्यूटी से जानबूझकर ली गई अनुपस्थिति भले ही अवकाश प्रदान करने वाली श्रेणी में नहीं आता है, पर इससे ग्रहणाधिकार का नुकसान नहीं होता है। जो अनुपस्थिति की अवधि अवकाश स्वीकृति में शामिल नहीं किया जा सकता, उसे अकार्य दिवस यानी
डाइज नन मान लिया जाएगा सारे लाभों के लिए, जैसे कि वेतन वृद्धि, अवकाश और पेंशन। बिना अवकाश वाली ऐसी अनुपस्थिति, जिसे कर्मचारी अनुपस्थिति के किसी भी अधिकृत यानी ऑथोराइज्ड अवकाश की निरंतरता में नहीं लेता, उसे पेंशन उद्देश्यवश सर्विस में एक रुकावट माना जाएगा। और जब तक पेंशन मंजूरी अधिकारी यानी पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी सिविल सेवा विनियमन के धारा 421 के तहत, जो कि अभी केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम का नियम 27 है, उसे बिना भत्ते यानी अलाउंस वाले अवकाश के रूप में उस अवधि को ट्रीट करने का निर्देश नहीं देता, उस कर्मचारी की पूरी सेवा जब्त कर ली जाएगी। अवकाश की अतिरिक्तता यानी ओवरस्टेल के लिए कार्रवाई। संदेह कुछ श्रेणियों में उठाया गया था। उन मामलों को कैसे निपटाया जाएगा जिसमें एक अधिकारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी अवकाश की निर्धारित मात्रा से ओवरस्टे कर जाता है। इस विषय पर कार्मिक विभाग, वित्त मंत्रालय और व्यय विभाग के परामर्श पर विचार किया गया है। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह संशोधन अनुशासनात्मक प्राधिकरण यानी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के अधिकारों को नहीं छीनता, जिसमें वह कर्मचारी के किसी भी दुर्व्यवहार के लिए उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है और सीसीएस सीसीए नियम 1965 के तहत दंड भी लगा सकता है। इस तरह के नियमों के तहत की गई कार्रवाई ड्यूटी से अनाधिकृत अनुपस्थिति यानी अनऑथराइज्ड एब्सेंस और अवकाश के ओवरस्टे, भले ही वह एक दिन का हो, उसे दुर्व्यवहार के रूप में ट्रीट किया जाएगा यदि मामले के तथ्य और परिस्थितियां इस तरह की कार्रवाई के लिए उचित बनाती हो। तीसरा, ड्यूटी से अनधिकृत अनुपस्थिति यानी अनऑथराइज्ड एब्सेंस या अवकाश से अधिक ठहराव यानी ओवरस्टेल ऑफ लीव के लिए कार्रवाई। कार्मिक विभाग और वित्त मंत्रालय के परामर्श से निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं। जब एक अस्थायी सरकारी कर्मचारी संशोधित अवकाश नियम 1933-14 के तहत, जो कि अब केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम 1972 के नियम 32 है, उसके तहत निर्धारित सीमा से अधिक अवकाश मांगता है और अगर वह कोई खास परिस्थिति होती है, तो अवकाश मंजूरी पदाधिकारी यानी लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी वित्त मंत्रालय के परामर्श से सीमा से अधिक अवकाश देने का निर्णय ले सकती है। ऐसे मामलों को निदेशालय यानी डायरेक्टरेट में भेजा जाना चाहिए। दूसरा, जब एक अस्थायी सरकारी कर्मचारी असाधारण अवकाश यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव की निर्धारित सीमा से परे अवकाश के लिए आवेदन करता है और अगर अवकाश स्वीकृति प्राधिकारी यानी लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी मांगी गई अवकाश के आधार की वास्तविकता से संतुष्ट नहीं होता है और नहीं अगर वह उस आधार की परिस्थिति को मानता है, तो ऐसे अवकाश को वह नामंजूर कर सकता है। ऐसे मामलों में सरकारी कर्मचारी को एक निर्दिष्ट तिथि के भीतर ड्यूटी फिर से शुरू करने के लिए कहा जाना चाहिए, जिसके विपरीत वह कर्मचारी खुद ही अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होगा। निर्दिष्ट अवधि के भीतर ड्यूटी में फिर से शामिल होने के आदेशों की अवहेलना सीसीएस सीसीए नियम 1965 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए अच्छे और पर्याप्त कारण होंगे। अगर वो निर्धारित तिथि तक ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है, तो उसे सेवा में वापस ले लिया जा सकता है और उसकी अनुपस्थिति की अवधि, जो कि अवकाश में शामिल नहीं है, उसे अवकाश के ओवरस्टेल के हिसाब से ट्रीट किया जाता है, जिसे अवकाश के ओवरस्टेल को नियमित करने वाले आदेशों के अनुसार निपटाया जाना चाहिए। अगर सरकारी कर्मचारी निर्धारित तिथि तक ड्यूटी में शामिल नहीं होता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकरण यानी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कार्रवाई शुरू कर सकता है। अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई के दौरान वह ड्यूटी के लिए आ जाता है, तो उसे ऐसा करने की अनुमति होगी बिना डिसिप्लिनरी कार्रवाई को हानि पहुंचाए, और वह भी जब तक कि उससे निलंबन यानी सस्पेंशन के तहत नहीं रखा जाता है तब तक। और अनुशासनात्मक कार्रवाई को जल्द से जल्द संपन्न करना चाहिए। अवकाश से ओवरस्टेल की अवधि की नियमितीकरण यानी रेगुलराइजेशन की कार्रवाई वाले विचार को डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के खत्म होने तक टाला जाना चाहिए। तीसरा, यदि कोई सरकारी कर्मचारी स्वयं को अचानक अनुपस्थित करता है या अवकाश के लिए आवेदन करता है, जिसे सेवा के अनिवार्यता के लिए मना कर दिया जाता है, और फिर भी वह ड्यूटी से खुद को अनुपस्थित कर देता है, तो उसे परिणामों के बारे में अवगत कराना चाहिए, जैसे कि उसकी अनुपस्थिति की पूरी अवधि को अनाधिकृत यानी अनऑथराइज्ड माना जाएगा, जिससे उसके तथाकथित अवधि में वेतन का नुकसान फंडामेंटल रूल 17 के प्रावधानों के तहत होगा और जिससे उसके सर्विस में विराम यानी ब्रेक आ जाएगा। अगर हालांकि वह अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने से पहले या बाद में ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करता है, तो उसे ड्यूटी के लिए वापस ले लिया जा सकता है, क्योंकि उसे निलंबन यानी सस्पेंशन के लिए नहीं रखा गया है। अनुशासनात्मक कार्रवाई के समाप्ति पर
उसके अनुपस्थिति के अवधि को अनाधिकृत यानी अनऑथराइज्ड माना जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप FR 17(1) के तहत उसके अनुपस्थिति वाले अवधि में उसके वेतन और भत्ते को नुकसान पहुंचेगा और फलस्वरूप उसके सर्विस में ब्रेक आ जाएगा। उसके सर्विस ब्रेक को माफ करना चाहिए या नहीं और उस अवधि को अकार्य दिवस यानी डाइस नन माना जाए या नहीं, ऐसे प्रश्न पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के समापन के बाद ही विचार किया जाना चाहिए, और वो भी इस संबंध में सरकारी कर्मचारी के रिप्रेजेंटेशन के बाद। साथियों, मैंने अनऑथराइज्ड एब्सेंस FR 17 और FR 18 के बारे में विस्तृत जानकारी इस वीडियो में दे रखी है। आप लोग ऊपर दिए हुए इस आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट 2, यह स्पष्ट किया जाता है कि सरकारी कर्मचारी जो उचित अनुमति के बिना अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए और इसे तब तक बंद नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि अनुपस्थिति केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम 1972 के नियम 32(2)(a) में निर्धारित सीमा से अधिक न हो जाए। हालांकि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने से पहले सरकारी सेवक द्वारा अपनी अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए प्रस्तुत किए गए आधार पर विचार करना चाहिए। यदि अनुशासनात्मक प्राधिकारी संतुष्ट हो कि अनधिकृत अनुपस्थिति यानी अनऑथराइज्ड एब्सेंस के लिए प्रस्तुत आधार उचित हैं, तो जिस प्रकार के अवकाश का आवेदन किया गया है और जो देय यानी ड्यू है और स्वीकार्य भी है, उसे कर्मचारी को प्रदान कर देना चाहिए। चौथा, अनधिकृत अनुपस्थिति के विनियमितीकरण यानी रेगुलराइजेशन के लिए दिशा निर्देश यानी गाइडलाइंस। ये विभाग लंबे समय से अनधिकृत अनुपस्थिति के नियमितीकरण यानी रेगुलराइजेशन के संबंध में मंत्रालय और विभागों से विभिन्न संदर्भ प्राप्त कर रहा है। ये संदर्भ मूल रूप से इसलिए किए गए हैं क्योंकि मंत्रालय और विभाग ऐसी अनधिकृत अनुपस्थिति से निपटने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए दिशा निर्देश मौजूद हैं। केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम 1972 के नियम 25 के हिसाब से, पहला, जब तक अवकाश प्रदान करने वाला सक्षम प्राधिकारी अवकाश को नहीं एक्सटेंड करता, एक सरकारी कर्मचारी जो अवकाश की समाप्ति के बाद भी अनुपस्थित रहता है, वह इस तरह के अनुपस्थिति के लिए कोई अवकाश वेतन का हकदार नहीं होगा और उस अवधि को उसके अवकाश खाते में जितनी हाफ पे लीव बची हुई है उसे डेबिट किया जाएगा और जो भी अधिकांश अवधि है उस अवकाश वाली अवधि को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव से ट्रीट किया जाएगा। दूसरा, अवकाश की समाप्ति पर ड्यूटी से जानबूझकर की गई अनुपस्थिति एक सरकारी कर्मचारी को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बनाते हैं। ये भारत सरकार के नियम में भी मौजूद है कि सरकारी कर्मचारी जो बिना किसी अधिकार के अनुपस्थित रहता है, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए और इसे तब तक बंद नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि अनुपस्थिति केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम 1972 के नियम 32(2)(a) में निर्धारित सीमा से अधिक न हो। ये एक बार फिर जोर देकर कहा गया है कि जो सरकारी कर्मचारी बिना किसी अधिकार के अनुपस्थित रहता है, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। सभी मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध किया जाता है कि वे ये सुनिश्चित करें कि किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई अनधिकृत अनुपस्थिति के सभी मामलों में उन्हें इस तरह की अनुपस्थिति के परिणामों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए और तत्काल ड्यूटी को ज्वाइन करने के निर्देश देने चाहिए, जो कि एक निर्दिष्ट तिथि के भीतर हो, जैसे कि 3 दिनों के भीतर, जिसके ना करने पर कर्मचारी CCS-CCA नियम 1965 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। यदि सरकारी कर्मचारी निर्धारित तिथि तक कर्तव्य में शामिल नहीं होता है, तो अनुशासनात्मक प्राधिकरण को उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करनी चाहिए और अनुशासनात्मक मामले का संचालन और जल्द से जल्द निष्कर्ष निकालना चाहिए। चौथा, ये केवल अनुशासनात्मक प्राधिकारियों की बेपरवाही के ही कारण होता है कि जिसकी वजह से ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है जिसमें अनधिकृत अनुपस्थिति के लंबे चलने वाले मामलों के फलस्वरूप कर्मचारी को पदोन्नति यानी प्रमोशंस में भी देरी हो जाती है। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए सभी मंत्रालयों और विभागों के अनुशासनात्मक प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की सलाह देनी चाहिए कि बिना अनुमति के खुद को अनुपस्थित रखने वाले सरकारी कर्मचारी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए और बिना किसी देरी के चार्जशीट जारी की जाए। पांचवा, बिना किसी अधिकार के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले अधिकारी पर कार्रवाई के परिणाम और प्रक्रिया
FR 17 एक और FR 17A के तहत दिया जाना है। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के नियम 27 को क्षति पहुंचाए बिना FR 17A 3 के हिसाब से अगर बिना किसी अधिकार के अनुपस्थित रहा जाए या फिर पद को छोड़कर भागा जाए तो यह कर्मचारी की सेवा में व्यवधान या ब्रेक का कारण माना जाएगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी कोई और निर्णय नहीं ले लेता। उसके अवकाश रियायत यानी लीव ट्रैवल कंसेशन, अस्थायित्व यानी क्वासी परमानेंसी और विभागीय परीक्षा की पात्रता के लिए जिसके लिए एक न्यूनतम सर्विस की निरंतर अवधि की आवश्यकता होती है। छठवां, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने आदेश जारी किए हैं कि अनुपस्थिति की अवधि को जो कि किसी अवकाश के अंतर्गत नहीं आते हैं उन्हें डाइस नन समझा जाएगा, उन सारे उद्देश्यवश जैसे कि वेतन वृद्धि, अवकाश और पेंशन वाले मामलों में। अवकाश के बिना वाली ऐसी अनुपस्थिति जो कि सिर्फ इकलौता मामला होता है और न ही यह किसी अधिकृत यानी ऑथोराइज्ड अनुपस्थिति वाले अवकाश की निरंतरता में हो, तो ऐसे मामले पेंशन उद्देश्यवश सर्विस में रुकावट के रूप में माना जाएगा, जब तक कि पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी सिविल सेवा नियम की धारा 421 जो कि अब केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 का नियम 27 है, उसके तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करके ऐसे मामलों को एक बिना भत्ते वाले अवकाश की अवधि के रूप में ट्रीट न करे तो कर्मचारी की पूरी पिछली सेवा जब्त कर ली जाएगी। ये ध्यान देना चाहिए कि पेंशन उद्देश्यवश अनाधिकृत अनुपस्थिति के रेगुलराइजेशन को सीसीएस पेंशन नियम के तहत माना जाएगा केवल उन मामलों में जहां अनुशासनात्मक प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट है कि कर्मचारी द्वारा अनाधिकृत अनुपस्थिति के प्रस्तुत आधार उचित हैं, तो कर्मचारी को सीसीएस अवकाश नियम के तहत मांगे गए अवकाश जो कि ड्यू और स्वीकार्य यानी एडमिसिबल हैं, उसे प्रदान कर दिया जाएगा। पांचवा, अधिकृत यानी ऑथोराइज्ड या फिर प्रदान किए हुए अवकाश के बिना वाले कारणों पर ड्यूटी से दूर रहने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई से संबंधित संयुक्त निर्देश यानी कॉन्सोलिडेटेड इंस्ट्रक्शन नियमों की स्थिति। ये देखा जा रहा है कि काफी सारे संदर्भ विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से प्राप्त हो रहे हैं। इसमें अनाधिकृत अनुपस्थिति के पोस्ट फैक्टो रेगुलराइजेशन के सलाह मांगे जाते हैं। साथियों, पोस्ट फैक्टो का मतलब ऐसे कार्यों से है जो या तो शुरू हो चुके हैं या संपन्न हो गए हैं। ये देखा गया है कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सीसीएस अवकाश नियम 1972 के साथ साथ विभिन्न नियमों के प्रावधानों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, जिसमें कर्मचारी द्वारा अवकाश की पूर्व स्वीकृति के बिना ड्यूटी से दूर रहने और स्वीकृत अवकाश की अवधि में ओवरस्टे करने के कारण उन पर तुरंत और उचित कार्रवाई नहीं की जानी शामिल है। ये दोहराया जाता है कि इस तरह की अनुपस्थिति अनाधिकृत है और नियमों के अनुसार इन मामलों में तुरंत और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये देखा गया है कि संबंधित प्रशासनिक अधिकारी ऐसी अनाधिकृत अनुपस्थिति से निपटने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं। इसे देखते हुए सभी मंत्रालयों और विभागों का ध्यान संबंधित नियमों के विभिन्न प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया जाता है, जैसा कि सरकारी कर्मचारियों की अनधिकृत अनुपस्थिति की स्थितियों में सख्त रूप से पालन के लिए निम्नलिखित पैराग्राफ में संकेत दिया गया है। ये भी सुझाव दिया गया है कि इन प्रावधानों को सभी कर्मचारियों के ध्यान में लाया जाना चाहिए ताकि उन्हें उन परिणामों के बारे में भी सूचित किया जा सके जो कि सरकारी कर्मचारी द्वारा अनधिकृत अनुपस्थिति होने पर पैदा होंगे। वर्तमान कार्यालय ज्ञापन यानी ऑफिस मेमोरेंडम प्रस्तुत प्रावधानों के संबंध में तैयार रेफरेंस पॉइंट को प्रदान करने का इरादा रखता है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि संबंधित नियमों जिनका हवाला आगे दिया जाएगा उन्हें सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उपयुक्त और विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाए। इस तरह के मामलों पर विचार करते समय आगे दिए हुए संबंधित प्रावधानों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पहला, FR 17(1) के प्रावधान। यह प्रावधान यह निर्धारित करता है कि एक अधिकारी जो बिना किसी अधिकार के ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है, ऐसी अनुपस्थिति के दौरान वह किसी भी वेतन और भत्ते का हकदार नहीं होगा। दूसरा, FR 17(a) उक्त प्रावधान इस नियम के अन्य बातों के साथ साथ यह भी बताता है कि जब कोई कर्मचारी अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है या अपने पद को छोड़कर भाग जाता है, तो ऐसी अनुपस्थिति की अवधि को सेवा में रुकावट या विराम यानी ब्रेक का कारण माना जाएगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी उस कर्मचारी को योग्य नहीं मानते हैं LTC और विभागीय परीक्षाओं में उपस्थित होने उद्देश्यवश, जिसके लिए सेवा की एक न्यूनतम अवधि की आवश्यकता होती है। सीसीएस अवकाश नियम 1972 का FR 25। उक्त प्रावधान उस स्थिति को संबोधित करता है जहां एक कर्मचारी
अपनी स्वीकृत अवकाश से ओवरस्टे करता है और जहां सक्षम प्राधिकारी ने इस तरह के एक्सटेंशन की स्वीकृति नहीं दी है। इस तरह के अवकाश एक्सटेंशन मनाही के निम्नलिखित नतीजे हो सकते हैं। सरकारी कर्मचारी ऐसी अनुपस्थिति के लिए किसी भी अवकाश वेतन का हकदार नहीं होगा। दूसरा, ऐसी अवधि को उसके अवकाश खाते से डेबिट किया जाएगा मानो कि वह हाफ पे लीव था, और तब तक किया जाएगा जब तक उसका एचपीएल खत्म नहीं हो जाता, और अगर अवधि उससे अधिक है तो उसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी अवकाश के रूप में माना जाएगा। अवकाश समाप्ति पर ड्यूटी से जानबूझकर की गई अनुपस्थिति कर्मचारी को डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए उत्तरदायी बनाएगा। उपरोक्त पॉइंट 3 के संबंध में यह कहा जा रहा है कि सभी मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध किया जाता है कि वह यह सुनिश्चित करे कि किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई अनधिकृत अनुपस्थिति के सभी मामलों में उन्हें इस तरह की अनुपस्थिति के परिणामों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए और तत्काल ड्यूटी को ज्वाइन करने के निर्देश देने चाहिए, जो कि एक निर्दिष्ट तिथि के भीतर हो, जैसे कि 3 दिनों के भीतर, जिसके ना करने पर कर्मचारी सीसीए नियम 1965 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। यदि सरकारी कर्मचारी निर्धारित तिथि तक कर्तव्यों में शामिल नहीं होता है, तो अनुशासनात्मक प्राधिकरण को उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करनी चाहिए और अनुशासनात्मक मामले का संचालन और जल्द से जल्द निष्कर्ष निकालना चाहिए। डी, सीसीएस अवकाश नियम 1972 का नियम 32(6). ये प्रावधान सीसीएस अवकाश नियम 1972 के नियम 32(6) के अंतर्गत अवकाश देने वाले सक्षम प्राधिकारी को यह अनुमति देता है कि कर्मचारी के बिना अवकाश वाले अनुपस्थिति की अवधि को एक्स्ट्राऑर्डिनरी अवकाश में बदल सके। इसी तरह का प्रावधान सीसीएस पेंशन नियम 1972 के नियम 27(2) के तहत भी मौजूद है। कृपया यह सुनिश्चित किया जाए इन प्रावधानों के तहत दिए गए निर्णय का इस्तेमाल प्रत्येक व्यक्तिगत मामले की परिस्थितियों और दोषगुणों को ध्यान में रखते हुए विवेकपूर्ण तरीके से किया जाए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अवकाश देकर अनुपस्थित रहने की अवधि को रेगुलराइज करना सामान्यतः वेतन वृद्धि यानी इंक्रीमेंट के लिए नहीं गिना जाता है और इसी उद्देश्यवश इसे एफआर 26(b)(2) के प्रावधानों के अंतर्गत रेगुलेट किया जाना चाहिए। तीसरा, सभी मंत्रालयों और विभागों को नियमानुसार दोषी सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। लेखा निर्देश: अवकाश के ओवरस्टेल की अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जाती जब तक एफआर 85(b) सीएफ नियम 32(b) के तहत अवकाश के ओवरस्टेल की अवधि को टाइम स्केल पर मिलने वाले इंक्रीमेंट के लिए नहीं गिन लिया जाता है, तब तक इसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव में बदला यानी कम्यूट किया जाएगा और एफआर 26(b) के प्रावधानों के तहत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अवकाश को विशेष रूप से वेतन वृद्धि के लिए गणना करने की अनुमति है। बस साथियों, आज के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे हमारे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद साथियों।